शाहरुख सैयद आए थे, तो उनसे हमने पूछा कि हॉस्पिटल के मुद्दों पर, हॉस्पिटल में सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उसके लिए नेहा नायक ने एक बेहतरीन आवाज़ उठाई है, हमने देखा है रील्स पर। तो उन्होंने कहा कौन नेहा नायक, तो Who he is? Even I don't know. जिस तरह से हम देख रहे थे आपके रील्स में कि हॉस्पिटल में बिल्कुल भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। उद्घाटन करने वो जाते हैं, उसके बाद वहाँ के क्या हालात है, ही इज़ नॉट बॉthered. नशे में मुमरा की कितनी % यूथ है जो ड्रग्स में मुब्तला है, अल्कोहल में मुब्तला है? हमारा शहर ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है. अभी हाल ही में 2009 के बाद ही नशा बहुत तेज़ी में फैला है. राइट। क्यों इस पे कोई कंट्रोल नहीं है? हमने एक इंटरव्यू में सुना था, जितेंद्र आवार साहब ने कहा कि मुझे आप जीत के लेके आ जाओ, मैं 6 महीने के अंदर टोरेंट को हटा दूंगा, लेकिन अब तक टोरेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पर आवाम का कोई नहीं सोचता है. यहाँ टोरेंट आ गई क्योंकि उनको अपने कमीशन ज़्यादा प्यारा है. आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिब और आप देख रहे हैं हसन स्टूडियो का बदलाव एपिसोड। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मुमरा में ना सिर्फ सोशल वर्क का एक नया चेहरा है, बल्कि वो एक नई सोच की रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो एक ऐसे पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा हैं जिन्हें लोगों ने बार बार अपना प्यार दिया है, अपना विश्वास दिया है। मुमरा की रहने वाली एक बहुत ही डेडिकेटेड सोशल वर्कर और एक नई सोच के रिप्रेजेंटेटिव मैं बात कर रहा हूँ मिस नेहा नायक की। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में बदलाव एपिसोड में तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। थैंक यू. मुझे एक शेर जहन में आ रहा है कि ये कह के कि हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब आ चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो हमने बहुत काविशों के बाद, मेहनतों के बाद आपको पा लिया है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप नेहा नायक का तालीमी सफ़र कहाँ तक का है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस. और मेरा तालीमी सफ़र, मैं ग्रेजुएट हूँ थाने बेड़ेकर कॉलेज से. क्या बात। उसके बाद मेरा शौक़ जो था, आई वांटेड टू बिकम अ पेस्ट्री शेफ़. तो मैंने अंजुमन इस्लाम मुंबई, वहाँ से मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कंप्लीट किए, डिप्लोमा किया. क्या बात है। कैटरिंग में, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. मैं धीरे धीरे ऑर्डर्स लेती थी, क्लासेस लेती थी. My stream was different and I am now into a different stream, but I'm happy where I am. So this is how my journey begins and this is how I am today here. मतलब हम कभी अगर मुमरा आपके घर साइड आए तो हमें पेस्ट्री खाने को मिलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह. तो उस तरफ से आपका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? पॉलिटिक्स कभी मेरे माइंड में थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कभी आई हैव नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन. राइट. In fact, when I was working, then I got to know that I'm good in sales. So you have so many hidden qualities, but you only come to know जब आपको वो challenges life में आते हैं, when you face and when you go through, तो you understand कि you can deal everything, anything in life. Right. So when I lost my father 15 years back, Right. so my mother is going through Parkinson's. But then I'm very close to my mother. In fact, all of us, but I'm the one who's very special. So there she wanted me to accompany her. Hani mein, then I get into it. Initially, I was facing a lot of issues, a lot of problems, a lot of trolling, which I was never used to. Right. क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों से मैं कभी गुजरी नहीं. Right. I've seen politics since childhood क्योंकि मेरे वालिद साहब को एक जुनून था कॉर्पोरेटर बनने का. बिल्कुल. बट ही ट्राइड, ही फेल्ड. एटलीस्ट ही फेल्ड 3 to 4 टाइम. मतलब उन्होंने 15-20 साल कॉरपोरेशन के लिए हर 5 साल वो खड़े हुए, लेकिन वो हर 5 साल हारे. बट सबसे बेहतरीन बात, वो कभी नाउम्मीद नहीं. क्या बात है. और उनका जो मोटिवेशन था, डिटर्मिनेशन था, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी मैं जीतूँगा. बिल्कुल. तो जब लेडीज़ वार्ड हुआ तो मेरी वालिदा खड़ी हुई, तो मेरी वालिदा चुनकर आई. तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन. तो आई फील कि उनका वो ख्वाब मेरी वालिदा से पूरा हुआ. इस तरीके से हमारे घर में पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई, बिकॉज मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कभी रहा नहीं. राइट.
कभी नहीं रहा। मेरे फादर एक बहुत डाउन टू अर्थ, एक बहुत मतलब एक डीवीडी की शॉप पे काम करते थे। क्या बात। जो उस दौर में टीवी नहीं घर घर उठा के ले जाते थे, तब कहाँ ये ज़माना था ना टीवियों का। आज स्मार्ट टीवीज़ उस वक्त थे नहीं, तो वैसा दौर हमने गुजारा है। मतलब हम गरीबी देख कर आए हुए। क्या बात है। तो हम पहले से कोई न, हमने कभी हम पहले पॉलिटिकल पहले से बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन ठीक है उन्होंने अपनी मेहनत से आज वो मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल उनको हुए। अब ये 3 साल जो आप पकड़ो जो कोविड की वजह से इलेक्शंस नहीं हुए, इस तरीके से उनके इंतकाल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल जर्नी कंटिन्यू हुई और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो कंटिन्यू रहेगी। क्या बात है। हाँ, जिस तरह से आप काम कर रही हैं उसे देखकर लग रहा है। आप पहले से ही मुंब्रा में हैं? पहले से मुंब्रा में हूँ। पहले हम अमृत नगर डामजी बिल्डिंग में रहते थे। जी। बहुत सारी यादें हैं डामजी बिल्डिंग की। एक छोटा सा घर था, बहुत सारे लोग थे, हम सब एक जॉइंट फैमिली थे। और फिर उसके बाद फ्लड आया तो हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, सब कुछ बह गया। वी हैड अ टफ टाइम, देन वी गॉट शिफ्टेड टू शरीफा रोड एंड सिंस तब से अभी हम वहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम जैसे आपने बताया कि आपकी जो मम्मी हैं वो 3 बार नगर सेविका रह चुकी हैं। जी। तो आप जब नगर सेविका वो नहीं थी और जब वो 15 सालों तक बनी रहीं, तो मुंब्रा में कहीं न कहीं वो शिफ्ट होती रहीं। लेकिन हम आजकल देखते हैं जैसे ही लोग पहली बार ही नगर सेवक बनते हैं, फ़ौरन वो एरिया छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो कभी आपने मम्मी से शिकायत की कि मम्मी हम मुंब्रा में क्यों रह रहे हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते? नहीं, देखिए मुंब्रा में हमें बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, इज़्ज़त दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। बिल्कुल। आज हम समाज के बीच, लोगों के बीच में, आज हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान, हम जाने जाते हैं। तो जहाँ से आपको तरक्की मिली, इज़्ज़त मिली, उस जगह की हमेशा आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस्लाम भी कहता है और नबी की तो खैर ये हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, वफ़ादारी करो, गद्दारी मत करो। तो मुंब्रा से गद्दारी तो खैर की नहीं जा सकती थी और मुंब्रा से अगर हटकर कहीं जाओ तो दिल लगता नहीं। क्या बात है। क्योंकि हम इतना साल गुजरने के बाद मुंब्रा में हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ है जी। और अपनापन है, अपने लोग हैं, सब मिलजुल कर। और देखिए आप गंगा जमुना की तहज़ीब आपको मुंब्रा में ही मिलेगी, बिल्कुल। जहाँ हर समाज के लोग मिलकर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, हर मज़हब के लोग आप देखो मिलकर रहते, एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के साथ हमेशा शाना बाई शाना खड़े रहते हैं। तो ये तहज़ीब मुंब्रा के अलावा मुझे तो नहीं लगता कहीं मुझे देखने को मिलेगी। और जिस तरह से अभी आप काम कर रही हैं मुंब्रा वालों के लिए, पिछला एपिसोड हमारा हाशिम शेख आए हुए थे, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की। हालांकि आप नगर सेविका नहीं हैं, फिर भी लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं सोशल वर्क में। तो मेरे ख्याल से आप आने वाला म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ने वाली हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ूंगी और इंशाल्लाह जीतूंगी। और काम देखिए मेरे वालिद साहब को मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि वो 3 से 4 बार इलेक्शंस हारे, जी। पर आवाम का काम करने की चाह उनमें कभी ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल। खिदमत खल के लिए अल्लाह ने उनको चुना और वो मरते मरते उनके आखिरी दम तक, जब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ ईद का दिन था, रमज़ान की ईद का दिन था और पानी की बहुत किल्लत थी हमारे शहर में। पानी घर घर तक वो पहुँचाते रहे लोगों के और शाम में असर में उनका इंतकाल हुआ। तो देखिए जिससे अल्लाह को काम लेना होता है ना तो अल्लाह से बेशुमार काम लेता है। तो मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना तो उस वक्त भी कौम की खिदमत और कौम के घर घर तक पानी पहुँचाते पहुँचाते मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो मैं समझती हूँ कि मैंने खिदमत खल करते हुए मेरे वालिद साहब को बचपन से देख रही हूँ और अल्लाह ने उसके बाद मुझे चुना। तो मेरी कोशिश है कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे शहर के लिए जितना बेहतर कर सकती हूँ करूँगी। बाकी टांग खींचने वाले हैं हर जगह मिलेंगे, लेकिन निराश होने से, ज़िंदगी में हार मानने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन्स, यू फॉल, राइज, रन, वॉक, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। क्या बात है मैम। तो आपने बताया कि आप इलेक्शन लड़ने वाली हैं, तो ज़रूर आपके मैनिफेस्टो में मुंब्रा के अवाम के लिए ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे जाकर मुंब्रा को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो हम जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या ऐड किया? देखिए सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, मैं देख रही हूँ कि हमारा शहर गरीबों का शहर, बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि आजकल जो माँ बाप है जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे,
मेरी सबसे पहली कोशिश होगी कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, आज हमारे शहर में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी फैसिलिटीज़ बहुत बहुत दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शहर फैसिलिटीज़ से महरूम है। राइट। तो मेरी अभी हाल ही में यही कोशिश चल रही है कि हमारा जो टीएमसी स्कूल है हमारे प्रभाग में, उसमें किस तरीके के बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ और लाई जाए। राइट। क्योंकि जो गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के एजुकेट होके आगे अपने पैरों पे खड़े होके कुछ तो कर सकता है, राइट। कुछ तो बनेगा। राइट। तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये मेरा पहला टारगेट होगा। बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन आपका पहला टारगेट है। उसके बाद और कुछ? अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं काम करूँगी। रोड, नाले, गटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, वो तो हम करते रहेंगे। उसके अलावा हमारे शहर को जो बुनियादी ज़रूरत है उस पर हम कम ध्यान देंगे। आज हमारे शहर को कोई भी आसानी से न गुमराह कर लेता है। मैं चाहती हूँ कि सभी में पॉलिटिकल शऊर आने की ख़ास ज़रूरत है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सही और गलत की जब बात आए तो हमें क्या कैसा डिसीजन लेना है। उसके लिए देखिए काउंसलिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेरा शहर जिस तरह गुमराह हो रहा है ना, वो भी ना हो। किस तरह मेरे शहर को मैं अपने मतलब शहर के रुख को डाइवर्ट कर सकूँ, बिल्कुल। लोगों का माइंडसेट। जब आदमी एजुकेट होगा, जब तालीम हासिल करेगा, तब उसको समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें, और मैं देख रही हूँ जैसे गरीबों का घर आज टूटता जा रहा है। आज बहुत लोग बेघर हो रहे हैं और बहुत अफसोस है। और ये हमारे ही शहर में क्यों? बिल्कुल। पड़ोस में दीवा है, डोंबिवली है, थाना है, कलवा है, लेकिन बात सिर्फ मुमरा की क्यों? राइट। तो ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है, क्यों हमेशा मुमरा टारगेट किया जाता है। आपने बहुत अच्छी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में जो आपने बात निकाली, हम धीरे-धीरे वहाँ तक आएँगे। आप ये बताइए कि आपकी मम्मी 3 बार नगर सेविका रह चुकी हैं, तो आपने उनके काम से क्या सीखा? क्योंकि अभी आप भी खिदमत खल्क कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरी वालिदा ग्रास रूटेड रही, लोगों के बीच रही, ग्राउंड लेवल पे रही, एक्टिव रही। आज जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो मेरी वालिद और वालिदा दोनों के को लोग याद करते हैं। मेरे वालिद साहब को याद करते हैं, उनके किस्सों को याद करते हैं, उनके कामों को लोग याद करते हैं। मेरी वालिदा जब काफ़ी एक्टिव थी और जब वो प्रभाग में, चाहे वो पानी का मसला हो, नाला हो, नया गटर हो, जो भी काम हो, कंक्रीट हो, तो लोग याद करते हैं। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि ये आपकी वालिदा ने बनाया था 15 साल पहले, 10 साल पहले। तो आज भी इतने साल बाद लोगों को उनका नाम याद है। क्या बात उनको है! पता है कि मेरी वालिदा ने काम किया है और लोग मुझ में वो उम्मीद और उम्मीद रखते हैं कि मैं वो उनकी तरह खड़ी उतरूँगी। तो मैंने मेरे वालिद और वालिदा को काम करते हुए देखा, तो मेरी यही सोच है कि मैं उनके रास्तों पर उसी तरह काम करती रहूँ और अपने आवाम के लिए जब कभी ज़रूरत रही तो इंशाल्लाह मैं हमेशा शाना बाई शाना खड़ी रहूँ। क्या बात है मैम! आपको लगता है कि आप पर एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का टैग लग सकता है? इट्स ओके, उसमें क्या है? इट्स देखिए, इट्स अ लेगेसी। इट्स अ लेगेसी, सिंपल। अब आप मुझे बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बाल ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राइट। नहीं है? है। है ना? है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फैमिली टू फैमिली है। राइट। तो इट्स ओके यार। अब मुमरा में भी आप देख लीजिए, जो नगर सेवक बने हुए, क्या वो उनके बच्चों को लॉन्च नहीं कर रहे? इट्स ओके। लेकिन अगर मेरी फैमिली में पहले से ही कोई पॉलिटिक्स में है, तो मेरा टिकट मिलना आसान हो जाता है। लेकिन वो लोग जो नए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो किस तरह से इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं या अपने आवाम के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, देखो, हर कोई जो इलेक्शन लड़ने का विजन रखता है, उसको ये बेहतर पता होना चाहिए कि हमें अपनी आवाम के साथ ग्रास रूटेड होना ज़रूरी है। राइट। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे लोगों के काम नहीं करोगे, तब तक लोगों का विश्वास और लोगों को ये समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आप आवाम के लिए हो और हर वक्त हो, 24/7। सिर्फ आओ, रील बनाओ, चले जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वो उनका विजन है सेट, Right. और उनको बेहतर पता है कि वर्क उनकी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के साथ लोग उनको जानते हैं, लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। इसी तरह हर कोई अपना विजन लेके बैठा है। एज अ सोशल वर्कर अब तक आपने मुमरा के किन किन मुद्दों को उठाया है और किन किन चीज़ों पर काम किया है?
देखिए हम मेरे वार्ड में अक्सर कैंप्स होते रहते हैं। जी। तो मैं अभी रिसेंटली एक कैंप रख रही हूँ कैंसर के ऊपर, क्या ब्रेस्ट बात कैंसर के क्या ऊपर। तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया जी, है। बिल्कुल। और अभी हाल ही में हमारा हकीम अजमल में कल एक कैंप है, वुमेंस हेल्थ कैंप, जहाँ पर हर तरीके के चेकअप्स होंगे, Right. चाहे वो गायनाकोलॉजिस्ट रिलेटेड हो, वुमेन हेल्थ रिलेटेड, ऑल द चेकअप। मेरी कोशिश ये है और ख़वातीनों की हेल्थ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ जो ख़वातीन हैं उनमें PCOS एक कॉमन फैक्टर है, राइट। which is a kind of a problem right after marriage, in terms of delivery, in terms of getting a child conceived. तो ये, और उसमें अक्सर ये होता है ना कि आपका वेट पुट ऑन होता है, अक्सर आपको अनवांटेड हेयर्स होने लगते हैं, चाहे वो स्किन हो, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली ऑन द स्किन आई फील। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर ऐसी ख़वातीनें जो गिव अप करती है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं PCOD से मेरा बॉडी स्टबन है, राइट। तो वी आर हेल्पिंग कि हम उनको न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके, ताकि वो उस डाइट प्लान को हेल्दी अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सके। राइट। और ना उम्मीद ना हो कि मुझे बच्चा होगा, क्या मैं कंसीव करूँगी, विल आई बी योर मदर और नॉट। ऑफ कोर्स यू विल बी, फॉर दैट लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके के कैंप्स हम करते रहते हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आई एम वर्किंग फ़िलहाल। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस तरह का अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए हो तो नेहा मैम को फॉलो करके रखें, ताकि Thank you. आपको ये सारी चीज़ों का पता चलता रहे। मैम आप ये बताइए कि मुंब्रा में यूथ बहुत ज़्यादा हैं और वुमेंस भी हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए या उनसे वोट लेने के लिए आप किस विजन पे काम कर रही हैं? देखिए, विजन आप एक ही रखो कि काम अच्छा हो, बुरा हो, आपको काम करना है अपनी आवाम के लिए। बुरा मतलब ये नहीं कि आपको गलत काम करना है। राइट। आपकी आवाम के लिए अगर आपको काम करना है, सो योर विजन नीड्स टू बी क्लियर। पहली बात तो ये है कि आपको डरना नहीं है किसी से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह की ज़ात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर लोगों को लगता है कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ, तो वो गलत सोचते हैं। राइट। बिकॉज मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग। तो मैं समझती हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि देर आर सो मेनी पीपल हु पुल माई लेग्स। वो कोशिश करते कि मैं काम ना करूँ, मेरे काम में बांधा डालने की कोशिश बिल्कुल, करते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजन क्लियर है। मैं यूथ को ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ कि मेरा विजन क्लियर है। राइट। मुझसे अगर मेरी आवाम ने उम्मीद रखी कि मुझे एक गटर है जो बनानी है, और उस गटर को बनाने में मुझे काफ़ी रुकावट आ रही है, लेकिन वो गटर को मुकम्मल करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं कैसे करूँगी बिना क्या? डरे, बिना डरे, बिना लड़े। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि योर विजन नीड्स टू बी क्लियर। और व्हेन आई वर्क, सो लोग देखते हैं, और ख़ासकर जो यंगस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो खासकर उनको लगता है कि मेरे में एक दबंग क्वालिटी है। तो दे कीप टेलिंग मी, मुझे मैसेजेस भी ऐसे आते हैं व्हाट्सएप पे, बिल्कुल, बिल्कुल आते होंगे। आते हैं ऐसे। बट ठीक है, ज़िंदगी एक ही है, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो आप भले दबंग स्टाइल में जियो, लेकिन जियो, क्या खुलकर बात, जियो, क्या बात, बहुत अच्छी और बात बिना कही। डरे जियो। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैम मुंब्रा से रिलेटेड जो आपकी कोई बचपन की यादें जुड़ी हों, ऐसी कोई एक यादें हैं आपके जहन में? यादें तो बहुत है। मेरा कोई अमृत एक नगर वाला स्पेशल? घर, स्पेशली हमारा वो छोटा सा घर, जी। जहाँ हमारी जॉइंट फैमिली, और वो मेरे दादा जब उन्हें वो अजान देते थे, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में रिफ्रेश्ड होती है। आई कीप मिसमराइजिंग दोज मेमोरीज। और वो घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादगार वाला घर था, क्योंकि उस घर ने हमें एक अलग मोड़ दिया, अलग तरक्की दी। तो वो घर आज भी याद आता है। इनफैक्ट कभी कभी मैं वो घर के पास होते हुए आज भी गुजरती हूँ, तो क्या मुझे बात है, याद आता है वो घर। क्या एक बात घर है ऐसा मैम। होता है ना, आप महल में चले जाओ, लेकिन जो बचपन में आपने यादें गुजारी अपनी फैमिली के साथ, वो घर ही अलग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुंब्रा एक ऐसा इलाका है मुंबई का जहाँ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफ़ हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू जो आपने बचपन में भी सुना हो, वो आज तक भी वो इशू वैसे का पानी वैसा ही पानी है, पानी, वाटर। कोई रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक? उसके लिए देखिए, आपके शहर का पानी बढ़ना ज़रूरी है। मतलब
MLD बनने की ज़रूरत है। और जब तक कि मुझे लगता है कि MIDC कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और शहर के जो विधायक है, जब वो मिनिस्टर थे, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि जब वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट में थे तो उनको उस वक्त MIDC जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है उनको MLD बढ़ाने की मांग करनी चाहिए थी। आज भी हमारा शहर उन्हीं हालातों में, आज भी वही हंडे वही कलसी में हमारी माएँ बहनें पानी भर रही है, परेशान हो रही है, वही टैंकर जा रहा है, वही प्राइवेट टैंकर पैसा खा रहा है। मतलब आज भी मुमरा कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ वाटर बेसिक नेसेसिटी महरूम है। रिसेंटली मैंने आपको देखा एक रील में आप बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं वाटर के लिए, पानी के लिए। लिए। तो जो हमारे आमदार हैं 15 साल से वो एक सीट पर बैठे हुए हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कम से कम डेवलपमेंट ना करें, कम से कम वो नेसेसिटी तो प्रोवाइड करें जो लोगों को लगती है। एक्चुअली उनकी ये ज़रूरत बढ़ती है कि MLD बढ़ना चाहिए मुमरा का। अब कलवा में देखो, थाना में देखो, ठीक है होगा वहाँ भी वाटर का प्रेशर इशू, लेकिन जितना मुमरा में होता है हर वक्त, आप देखो चाहे वो रमज़ान हो, बकरीद हो, कभी भी कोई त्यौहार हो तो कभी भी शटडाउन होता है, और अक्सर शटडाउन जुमा के दिन होता है। पता नहीं क्यों जुमा कोई मुहूर्त निकाला हुआ दिन होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन इतनी तकलीफ़ आप देखो कलवा में नहीं होती, थाना में नहीं होती, जितनी मुमरा में पानी की होती। अब तक तो मुमरा में पानी का मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी मुमरा इन टर्म्स ऑफ वाटर इज स्टिल द सेम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बताएं कि नजीब मुल्ला जो है उनका आपकी करियर में क्या रोल है? नजीब भाई मेरे इंस्पिरेशन हैं। जब जब वो आमदार इलेक्शन हारे, when I met him, when I spoke to him, वही जॉली चेहरा, वही चेहरे पे हंसी, वही मुस्कुराहट और वही जज्बा काम करने का। और खैर अभी साल भर हो जाएंगे इलेक्शंस हुए, लेकिन आज भी उनको फ़िक्र है आवाम की। आज भी वो मुमरा के मुद्दों पर बात करते हैं। क्या बात। अभी भी वो रिसेंटली आए थे, उन्होंने वार्ड का दौरा किया, जैसे प्लेग्राउंड के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जी। अभी भी प्लेग्राउंड के लिए उन्होंने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अमृत नगर पे। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है, और मेरे पॉलिटिकल रोल में उनका करियर ये है कि उनको ये समझ में आता है कि मैं कहाँ स्टैंड हो सकती हूँ, व्हाट इज़ माय कैलिबर। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है somebody who noticed me, who noticed where I can stand, that is only नजीब भाई। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि where you can be, कहाँ तू खड़ी हो सकती। एंड आई थिंक वो मुझे हर लेवल पे उनका सपोर्ट है, चाहे वो ऊपर लेवल पे हो या बेसिक लेवल पे हो, ही इज़ सपोर्टिंग मी। हर इंसान बढ़ना चाहता है, कुछ Right. बनना चाहता है, राइट। लेकिन उसको अपने लीडर के साथ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मुझे ये उम्मीद तो जिस पार्टी में मैं पहले थी वहाँ भी थी, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि एक तरीके का इग्नोर रहा, क्योंकि पता नहीं कि उनके शायद 2-4 चहीते ही है जो हमेशा उनके करीब रहेंगे और वही अच्छे हैं। तो मे बी आई एम ऑलवेज अननोटिस्ड, दैट्स व्हाट आई फील, बट इट्स ओके, आई नेवर फील बैड if you are unnoticed, but you have you have so many capabilities, you have caliber. राइट। The life has a long way to go. आपको देखना, आपको डिसाइड करना है if you want to go ahead। तो आप किसी के दबे हुए और किसी के डर कर तो और किसी से बनकर तो नहीं रह सकते। राइट। सिंपल। और नजीब भाई को जुड़ने के बाद थिंग्स हैव चेंज इन माई लाइफ। मेरा ना वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस रफ्तार में मैं चाह रही हूँ, काम करना चाहती थी, उस रफ्तार में मुझे मदद और काम दोनों मिल रहा है, और दोनों हो रहा है। उससे मैं ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूटेड में मेरे लोगों से जुड़ रही हूँ। क्या बात। लोग एट लास्ट क्या चाह रहे हैं आपसे? काम। आज तो मेरे लोग बोलते तुम बीजेपी से बजट लाओ, लेकिन बजट लाओ, हमको काम से मतलब है। काम से मतलब है। लोग ये बोलते हैं लिटरली, आप यकीन मानो, लोग ये बोलते हैं आप किसी से भी बजट लाओ, हमको काम होने से मतलब। राइट। तो आज मुझे बजट मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, काम से जाने जा रहे हैं, लोग हमसे खुश हो रहे हैं। कम से कम मैं किसी का काम कर रही हूँ तो उनको याद तो हूँ कि ये बच्ची आती है, ये काम करती है, काम करके जाती है। तो इस तरीके से लोगों के जहन में मैं हूँ। तो दिस इज़ हाउ ही इज़ सपोर्टिंग मी। और कभी भी मुझे ज़रूरत होती है कि मैं अपनी बात अगर रखूँ, जैसे हमको अजीत पवार साहब से मिलना होता है, दादा से मिलना होता है, या हमें किसी भी मिनिस्टर से मिलना होता है, तो हम
तमाम लोग, चाहे वो मैं हूँ, ज़फ़र भाई हो, राजू भाई हो, अश्विन मैडम हो, हम तमाम लोग जब बात करते हैं नजीब भाई से कि हम दादा से मिलना चाहते हैं, हम शहर के मुद्दों पे बात रखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन बात उनकी ये है कि वो हमारा अपॉइंटमेंट करा के हमारे लिए ईज़िली वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करते हैं कि हम इन पर्सन दादा से अपने शहर से रिलेटेड या अपने प्रभाग से रिलेटेड मुद्दों पर हम बात कर सकें। क्या बात है। ये अपॉर्चुनिटी शायद बहुत कम आपको मुझे तो बिल्कुल, खैर ये बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी वहाँ तो नहीं मिली, राइट, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिली, तो एटलीस्ट हम अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं दादा राइट, के राइट। सामने, हम अपनी बात तो रख रहे हैं। और बेहतरीन बात ये वो सुनते हैं जो हम जैसे हम चाह रहे हैं शहर के लिए, अपने प्रभाग के लिए, वो चीज़ों में हमारा साथ तो दे रहे। तो इस तरीके का उनका काफ़ी बेहतरीन रोल है। जी, ये एक मतलब बड़ी बात है कि एज अ सोशल वर्कर हम जाकर डेप्यूटी सीएम से भी मिल रहे हैं, Yes. बात कर पा रहे हैं, लोगों की समस्या को रख पा रहे हैं वहाँ पर। हाल ही में हम एकनाथ जी शिंदे साहब से भी मुलाकात की है, Right. प्लेग्राउंड के मुद्दे पे हमने बात की, हमने और 2-3 मुद्दों पर हमने बात की। तो नजीब भाई के साथ हम गए थे, तो कम से कम हमें वहाँ जाकर अपनी बात रखने का मौका तो मिल रहा है। राइट, और ये मौका हमें कौन दे रहा है? नजीब भाई की तरफ से मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि 2-4 बार आप कंटिन्यू जाओ तो डेफिनेटली इंसान आपको रिकॉग्नाइज करता है। माइंड में आदमी क्या आता है कि ये चेहरा मेरे पास काफ़ी बार आ चुका बिल्कुल, है ये बिल्कुल। मुद्दों के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और मैम, मुंब्रा की आवाम का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हो? एवी की कंपाउंड, भोलेनाथ नगर। देखिए, मैं जानती हूँ कि घर आशियाना और ख़ासकर गरीबों का तिनका पैसा जमा करके लोग जो ख्वाब देखते कि मेरा अपना घर हो, जब वो एक हथौड़े से टूट जाता है ना, तो पूरे ख्वाब के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ आदमी टूट जाता है। तो मुझे बस मेरी अल्लाह से बस यही दुआ रहती है हर नमाज में कि अल्लाह पाक बस रहम कर और किसी तरह वो लोगों की हिफाजत कर और उनके हक़ में बेहतर फ़ैसला करे। बस वो मैं एवी के कंपाउंड भी गई थी, मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने वहाँ लोगों से मुलाकात की थी और मैं देख रही हूँ। और अभी हाल ही में भोलेनाथ नगर के लिए भी जो शिंदे साहब का जो अहम रोल था, जो उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई नहीं होने देंगे, तो उनसे भी हमने मुलाकात करके ये बात अभी रिसेंटली हमने की थी भोलेनाथ नगर के लोग की कार्रवाई के ऊपर, और हमने उनको थैंक यू भी कहा। लेकिन देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, जब ज़रूरत आ पड़ती है तो हम ये नहीं सोचते कि शिंदे साहब कौन सी पार्टी से, हम ये नहीं सोचते वो गुस्ताखे रसूल है। जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, उम्मीद और मदद के लिए वो वहाँ गए। राइट, बस मैं यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि राजनीति और मज़हब दोनों को मिक्स ना कर। बिल्कुल। राजनीति अपनी जगह है, मज़हब अपनी जगह है। कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस अपने मुफाद के लिए इसको एक बताने की कोशिश करते हैं। आप अपने डेवलपमेंट, अपने विकास, अपने कामों के बेस पर अपने लोगों से वोट मांगो। राइट, आप उनको गुस्ताखे रसूल, बीजेपी ये बोलकर मत वोट मांगो। आपने काम किया है ना, आपको भरोसा है अपने काम पर, अपनी आवाम पर, तो आपको बीजेपी का टैग लेने की क्यों ज़रूरत है? इन शॉर्ट, बीजेपी इनकी जीत का एक सपोर्ट सिस्टम है। राइट। और मैम, जब एवी के कंपाउंड का डेमोलिशन चल रहा था, तो वो लोग जिन्होंने अपना रहनुमा चुना था, जितेंद्र आवाड़ साहब को, वो उस वक्त कहाँ थे? क्या उन लोगों के बीच खड़े थे, प्रोटेस्ट में थे या नहीं थे? उन्होंने तो कहा ये मेरा एरिया नहीं है, इट डज नॉट कम अंडर मी, इट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूंसी, दैट्स व्हाट ही टोल्ड। मुझे लगता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं आनी चाहिए। Right. यू शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। राइट। इफ़ यू आर अ सेक्युलर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो एरिया आपके अंडर आता है, नहीं आता है, ये बात ही नहीं होनी चाहिए थी। और ये बात की बात है। ये बात की बात है। राइट। आप उनके लिए क्या मदद कर सकते थे, वो इम्पोर्टेंट था। उस वक्त ये इम्पोर्टेंट था। साफ ये बोलना कोई रीज़न ही नहीं था। हाँ, जिस तरह से अभी पहलगाम में अटैक हुआ, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो हमारा एरिया नहीं है। हमने एक हम इंसानियत आवाज़ तो दिखाई, उठाएं, हम right, सब ने बिल्कुल। प्रोटेस्ट की, आवाज़ उठाए, राइट, जो मदद पहुंचा सकते थे हम। फिलिस्तीन तक भी हमारे बिल्कुल, लोग बिल्कुल। उमरा से कितना ना मदद पहुंच रही है, राइट। जा रही है ना। राइट। अब अच्छा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लेकिन आप विधानसभा में फिर
एवी के कंपाउंड के लिए आवाज़ भी उठाते हो, आप ट्विटर पे ट्वीट भी करते हो, राइट, एंड यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। सिंपल। मैम लास्ट पिछले पॉडकास्ट में हमारे पास एनसीपी एसपी के शाहरुख सैयद आए थे, तो उनसे हमने पूछा कि हॉस्पिटल के मुद्दों पर, हॉस्पिटल में सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए नेहा नायक ने एक बेहतरीन आवाज़ उठाई है, हमने देखा है रील्स पर। तो उन्होंने कहा कौन नेहा नायक, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी उसको? Who he is? Even I don't know. शाहरुख सैयद वो I don't know. I don't know who he is. I'm sorry. जिस तरह से हम देख रहे थे आपके रील्स में कि हॉस्पिटल में बिल्कुल भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि बेडशीट भी वो ओल्ड वाला ही यूज़ किया जाता है पेशेंट्स के लिए, फिर बाजू में कचरा वगैरह फेंका हुआ है, तो जिस तरह से आपने विज़िट किया, क्या वहाँ के आमदार विज़िट करते हैं हाँ करते हैं ना, उद्घाटन जब करना होता है तब करते हैं ना। उद्घाटन के बाद? हाँ, उद्घाटन करने वो जाते हैं, उसके बाद वहाँ के क्या हालात है, ही इज़ नॉट बॉदर्ड। और सच्चाई अक्सर लोगों को कड़वी लगती है जी, बुरी लगती है, बट सच्चाई बताने में कोई गलत बात नहीं। राइट, हॉस्पिटल के जो हालात है वो है, राइट, इतना बजट लगने के बाद आज भी वो हॉस्पिटल कम कैसा होना चाहिए था। आप शिवाजी हॉस्पिटल देख लो, कलवा का, राइट, गवर्नमेंट ही है ना, बिल्कुल, फैसिलिटीज़ है ना। बिल्कुल, आज भी मुंब्रा की आवाम शिवाजी हॉस्पिटल जाए, इतना बड़ा हकीम अजमल हॉस्पिटल है राइट, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनके नाम का, आप उनके नाम का हॉस्पिटल बनाकर उनके नाम की तौहीन कर रहे हो। राइट, आपको ये समझने की ज़रूरत है, NICU आके पड़ा हुआ है, वो चालू नहीं हो रहा है, क्यों, रीज़न क्या है? उस पर भी हमने बात की, उस पर भी हमने मुलाकात की। इंशाल्लाह इस महीने में हम वो भी शुरू करवाने वाले हैं। तो जो हकीकत है वो है। और वो हॉस्पिटल में पानी का भी इशू था कंटिन्यू। मैं और ज़फ़र नुमानी उस प्रभाग में के हॉस्पिटल, वो हमारे ही अंडर आता है। हम डेली 7 से 8 टैंकर्स वहाँ डेली जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल, डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर। और हमने हॉस्पिटल को एक लाइन दी अभी पानी की, और हर हफ्ते हमारा विज़िट होता है, क्योंकि हर हफ्ते हम पानी से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड हम हॉस्पिटल का विज़िट करते रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, मेरे उस वीडियो के बाद शहर के काफ़ी नामचीन लोगों ने हॉस्पिटल पे तवज्जो तो दिया, बिल्कुल, बिकॉज हॉस्पिटल वॉज नेग्लेक्टेड। आए दिन कुछ ना कुछ उस हॉस्पिटल में हादसा हो रहा है। वो हॉस्पिटल नहीं, मेरी नज़र में तो वो मौत का अड्डा बन चुका था। राइट, राइट, अगर वो मैं वीडियो नहीं बनाती, एक्सपोज नहीं करती, तो शायद आज शहर के नामचीन लोग उस पर तवज्जो ना दे रहे होते। राइट, राइट, सो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया मैम आपने, क्योंकि जज़ाकल्लाह। वो रील काफ़ी लोगों तक पहुंची भी ऑफ है। कोर्स वो 4 मिलियन गई मेरी रील्स। बिल्कुल, बिल्कुल। और नशे, आपको क्या लगता है कि नशे में मुंब्रा की कितनी % यूथ है जो ड्रग्स में मुब्तला है, अल्कोहल में मुब्तला है? हमारा शहर ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी नस्लें पढ़ लिख कर कुछ बने राइट, और कल सवाल करें हमसे कि आपने हमारे शहर में क्या किया। इसलिए नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे शहर में नशा इतना तेज़ी से कब फैला, बताएं? 2009 से पहला नशा नहीं था इतना। अभी हाल ही में 2009 के बाद ही नशा बहुत तेज़ी में फैला है। राइट, क्यों? इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इक्का दुक्का प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, इसमें हर कोई इन्वॉल्व है, नेता लोग से लेकर डिपार्टमेंट तक, पुलिस डिपार्टमेंट तक, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व। क्यों कंट्रोल नहीं है? ऐसा कैसा नशा आम सड़क पे बिक रहा है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? राइट। के लोग कहते हैं कि जो मुंब्रा के रखवाले हैं वही मुंब्रा में नशा फैला रहे हैं। तो वो रखवाले कौन है, आप पता करें। हम आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए तो आपको मैं बुला कर चाहती हूँ लाए हैं। आप पता करें रखवाले कौन है। सिंपल है। मुंब्रा की आवाम का कहना है कि मुंब्रा में जब पॉलिटिशियंस को बजट मिलता है तो वो निधि कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? निधि मिलती है, काम होता है, सिंपल। देखो लोगों का कंसेप्ट कैसा है मालूम, बजट आ रहा है करोड़ों रुपए का, तो मतलब वो नगर सेवक या किसी नेता के जेब में जा रहा है। राइट, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना इजी आप बोलते हो उतनी इजी चीज़ें होती नहीं है। बजट आता है ना तो काम होते हैं। आप प्रभाग में इतने जो काम होते हैं ना, चाहे वो नाला हो, गटर हो, चेंबर हो, रोड हो, रास्ते हो, हर काम के बाद थर्ड पार्टी होती है। जितना काम किया है वो चेकिंग होती है, उस हिसाब से बिल होता है। अब यह अलग बात है जो सेटिंग करता होगा, हम तो उनमें से नहीं है। तो हम जितना बजट लाते
उसका काम करते। आप मेरे प्रभाग में आओ, 1-on-1 में मैं आपको जितने भी जो भी फंड है उसके ऑनगोइंग काम दिखा सकती हूँ। राजू भाई के वार्ड में काम चालू है, जफर भाई के वार्ड में काम चालू है, मेरे वार्ड में चालू है, अश्विन मैडम के यहाँ काम चालू है। अब ये अलग बात है कि हमारी निधि आ रही है, उस पर नज़र किसी और की है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुमरा में जिस तरह से लोग टोरेंट से परेशान हैं, तो हमने एक इंटरव्यू में सुना था जितेंद्र आवार साहब ने कहा कि मुझे आप जीत के लेके आ जाओ, मैं 6 महीने के अंदर टोरेंट को हटा दूंगा, लेकिन अब तक टोरेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। टोरेंट नहीं हटेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, टोरेंट हटेगा ही नहीं। भले मुमरा की आवाम हट जाए, टोरेंट नहीं हटेगा। टोरेंट नहीं हटेगा, आप समझे। टोरेंट लाया ही इन्होंने। आपको मैं एक बात बताऊं, मालेगांव के आमदार आसिफ शेख, राइट, उन्होंने मालेगांव में टोरेंट आने नहीं दी। क्या बात है। उन्होंने टोरेंट प्रोटेस्ट किया अपनी आवाम के साथ और टोरेंट आने नहीं दी। वो भी आमदार थे, वो चाहते तो मालेगांव में टोरेंट आ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी गरीब आवाम का सोचा। वो जानते थे कि मालेगांव की आवाम गरीब, बिल्कुल, क्यों वहाँ टोरेंट नहीं आई। अगर उनको वो अपना कमीशन सोचते तो डेफिनेटली मालेगांव में टोरेंट होते, राइट, बट उन्होंने अपनी गरीब मजलूम आवाम का सोचा। यहाँ पर आवाम का कोई नहीं सोचता है। यहाँ टोरेंट आ गई क्योंकि उनको अपने कमीशन ज़्यादा प्यारा है, इसलिए टोरेंट हमारे बीच है। और उन्होंने कहा था इलेक्शन के वक्त, टोरेंट के मीटर पे मैं हाथ डालूंगा। जी, मुझे लगता है साल भर हो गए, आज भी मुझे मेरे लोग बोलते हैं टोरेंट का मीटर एज इट इज़ है। मैं पूछती हूँ जिसने ये जुमला दिया था, आप ज़रा उनको फ़ोन तो लगाए, पूछे तो, उनसे बात तो करें, देखे तो आपको अब साल भर बाद इलेक्शन जीत के क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। और मुमरा की आवाम का ये भी कहना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं अभी सत्ते में मुमरा के अंदर, उनके घर पर लाइट बिल नहीं जाता है टोरेंट का, लेकिन उनका जोड़कर हमारे घर पे प्रॉपर आता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप आ जाए, कंज्यूमर नंबर ले लें, चेक कर ले कि हमें लाइट बिल आता ही नहीं आता है। सिंपल। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कितने उस लाए हुए जिनकी पार्टी ने टोरेंट लाया, उनकी पार्टी के लोगों का वो लाइट बिल भरते हैं, उनके ऑफिस के बिल 0000 आते हैं। मेरे पास तो बिल है मेरे मोबाइल में। आप अपोजिशन है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी, राइट, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी। मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोई मुमरा का एक आवाम मतलब नॉर्मल इंसान था, वो कह रहा था कि आप किसी पॉलिटिशियन, आई थिंक शमीम खान ने किसी का नाम ले रहा था कि आप उनके घर का लाइट बिल दिखाइए मुझे, है क्या टोरेंट के पास। ओके। और ऑफिसर्स कुछ नहीं जवाब दे रहे थे उनको। वो ऑफिसर से पूछिए आप। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई जो देखिए, सबसे पहली बात ये तो नहीं, ये जो बात है जी कि उन्होंने लाइट बिल मांगा, ऑफिसर्स ने नहीं दिखा, इसका मतलब वो लाइट बिल नहीं भरते। तो लोगों को ना, जो ये बात करते हैं ना, उनका काम है मिर्च मसाला लगाना। आप समझे, राइट। बिकॉज टोरेंट यहाँ पर ना फ्रेंचाइजी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री बांटने नहीं आई है। हाँ, कुछ रियायत दे सकती है, लेकिन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी। राइट। हाँ, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, उनको डायरेक्ट चोरी ये करने की आदत है, इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लिए, डायरेक्ट इसमें डाल दिए, उसमें डाल दिए, वो बिल नहीं भरते, इसलिए वो ये सारे कारनामे करते, ये एक अलग बात है। राइट। लेकिन बिल नहीं भरता होगा कोई, इससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं टोरेंट जाती आती हूँ और टोरेंट किसी को नहीं बकशती। मैं आपको और आपके घर पे भी टोरेंट का ही? ऑफ कोर्स मेरे घर पे टोरेंट है। तो वो जो टोरेंट का बिल आता है मैम, आपको क्या लगता है एक नॉर्मल बंदा जो डेली खा कमा कर आ रहा है घर पे, वो भर सकता है वो लाइट बिल? क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में एक बार यासीन कुरैशी आए थे, तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि टोरेंट जितना बिल ले रहा है वो ठीक है। इफ ही इज हैप्पी विद इट, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। देखिए, आम आदमी नहीं भर सकता। राइट। और अभी उनके चार्जेस और मीटर भी के चार्जेस भी बढ़ा दिए गए इलेक्शंस के बाद, आप समझे। क्योंकि अगर मैं कमा रही हूँ 10,000 और मेरा बिल आ रहा है 3,000, तो मैं कैसे भरूँ? राइट। वो 10 में मैं रेंट भरूँ, मेरे बच्चों का करूँ, क्या करूँ? एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल 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 नहीं कर सकता। तो जो बोलते हैं ना कि मैं टोरेंट से मुतमईन हूँ, वो पैसे वाले रईस लोग भर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, वो नहीं भर सकता। राइट। जब आप जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको उनके लिए सोचना है। राइट। जैसे आसिफ शेख ने सोचा मालेगांव की जनता के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज टोरेंट मालेगांव में नहीं है। अगर आप और हम भी चाहते तो टोरेंट नहीं होती, विधायक जी चाहते तो टोरेंट नहीं आती शहर में। राइट है।
आपके अलावा मुमरा के अंदर ऐसी कोई फीमेल सोशल वर्कर जो अच्छा काम कर रही हो? हर फीमेल सोशल वर्कर मुझे लगता है अपने अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैं किसका नाम लूं? बहुत सारी हैं। बहुत सारी है, होंगी। हर सी एवरीवन इज बेस्ट अमॉन्ग देम। इस वक्त मुझे किसी के नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, हर कोई अपनी जगह मेहनत कर रहा है और आई फील एवरीवन इज बेस्ट इन देयर ओन सेल्फ। मैम पहले आप एनसीपी एसपी में थी शरद पवार में, फिर आपने एनसीपी अजीत पवार चुना, क्यों ऐसा? मैंने कहा ना आपको, व्हेन यू आर अननोटिस्ड एंड व्हेन यू फील कि मतलब जो आप देखो, सबसे पहले तो मेरी आवाम, मेरे प्रभाग में बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, कौन करेगा? राइट। मेरी ग्रास रूटेड आवाम किससे उम्मीद रखेगी? Right. मुझसे रखेगी ना। बिल्कुल। मैं रोज वार्ड में जाती हूँ, चेंबर बहता है, तो वो किसको फ़ोन करेंगे? मुझे क्या विधायक को करेंगे? बिल्कुल, मुझे करेंगे। बिल्कुल। तो वो चेंबर में एक दिन साफ करूँगी, 2 दिन परमानेंट सोल्यूशन, मुझे उनकी चेंबर की लाइन नहीं बनाना है। Right. उसके लिए मुझे लगेगा फंड। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, मुझे मेरे एरिया को डेवलप करना है, मेरे आवाम के मसलों को सुलझाना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस पार्टी में थे, वी वर अननोटिस्ड। एक इज्जत, एक आबरू होती है इंसान की। वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि आप अननोटिस्ड हो रही हैं? पहला पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस पार्टी में रह के जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कुछ किया। राइट। और कभी भी कोई भी पार्टी का प्रोग्राम रहे, हम उस पार्टी के प्रोग्राम का हिस्सा ना रहे, ऐसा भी नहीं था। जब बुलाया, जहाँ बुलाया, हम हमेशा रहे। क्योंकि जिस तरह से मैंने कुछ वीडियोस में देखा, अगर वहाँ पर जितेंद्र आवाड़ साहब की गाड़ी आ रही है तो आप गाड़ी के आगे आकर सबको साइड कर रही हैं, कि साइड रास्ता देने के लिए आप साइड कर रही हैं। जिस तरह से आप काम कर रही हैं उनके लिए, तो मुझे लगता नहीं था कि आप वो पार्टी छोड़ सकती हैं। हाँ, बिकॉज व्हेन आई वाज विद हिम आई पुट ऑल माय बेस्ट। राइट। आई पुट ऑल माय बेस्ट। मेरे हर काम में उनका मार्गदर्शन लगता था। दैट इज फॉर श्योर। जी। कभी भी मैंने उनको मार्गदर्शन नहीं लगा के काम की, इट वॉज इन दैट वे। बट अगर हम काम करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नोटिस्ड, और आप ये समझो कि जैसे कि उनको लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए, जैसे उनको आज के जो नौजवान है वो आगे बढ़ना चाहता है, हर नौजवान बढ़ना चाहता है, उनकी पार्टी के भी नौजवान बढ़ना चाहते हैं। ये सोच के साथ ही तो लोग मेहनत कर रहे हैं ना। तो अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, एंड इफ़ यू आर स्ट्रक और यू आर मेड स्ट्रक पर्पसली, इंटेंशनली, सो यू हैव चॉइसेस टू गो अहेड। एंड आई सेड कि आई एम वेरी हैप्पी विथ नजीब भाई, क्योंकि एटलीस्ट आई एम ग्रोइंग विथ हिम। आई कैन सी आई एम गेटिंग द वेज, और मैं अपना रास्ता चुन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहली बात तो ये कि इज्जत, बहुत, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। सो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। और मुस्लिम क़यादत के लिए भी हमने एक पहली इनिशिएटिव गुहार लगाई इस आमदार के इलेक्शन में, हम सब ने मिलकर, चाहे वो राजू भाई, ज़फ़र भाई, मैं, अर्शी मैडम, तमाम हमारी संगीता मैडम, हम सब। क्योंकि आप मुझे बताओ, क्या मुसलमान सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैं और आप क्यों गुलामी करें? राइट। क्या हम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? बिल्कुल। आपने ये मुस्लिम वाला मुद्दा उठाया तो मुझे ये चीज़, मैंने पहले भी कई लोगों से पूछा है कि मुमरा में लाखों की आबादी है मुस्लिम की, लेकिन उसके बाद भी एक आमदार हिंदू चुनकर आता है। ये सोचने की बात है कि जिस तरह से मुमरा के लोग उनको प्यार करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको बार बार सत्ते में लाते हैं, उनके लिए काम करना उनका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ। आज आपको ज़रूरत पड़ी, आप एकनाथ शिंदे साहब के बंगले पर गए ना, आपने उनसे मुलाकात की ना, आपको लगा कि वो सरकार में है, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो आप उनकी दहलीज पर गए। देखिए, सरकार इससे पहले बहुत गवर्नमेंट फॉर्म हुई, आज एनडीए की है, इससे पहले महाविकास आघाड़ी थी। तो हर गवर्नमेंट के पास इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है वो जाता है। राइट। आप उसको रिलीजन से मत मैच करो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप ये सोचो कि आप गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते, यू आर द टैक्स पेयर्स। राइट। तो गवर्नमेंट कोई एहसान या कोई मेहरबानी नहीं कर रही है। जितने भी काम हो रहे हैं हमारे अपने टैक्स के पैसों से हो रहे हैं, तो अपना हक और अपने कामों के लिए शर्माना क्यों? बिल्कुल।
और डर किस बात का? राइट है। सिंपल सी बात है। और मुमरा शहर में अगर आज हम एक आमदार नहीं चुनते अपना, तो कब चुनेंगे? राइट। कब चुनेंगे आप बताओ ना। हमारे पास कहाँ है मुस्लिम लीडर्स? राइट। कहाँ है बताओ? असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाक लीडर है, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, फॉलो करती हूँ, उनके वीडियोस देखती हूँ। बेबाकी से जो पार्लियामेंट में वो देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने कौम के लिए और अदर कौम के लिए भी जो वो आवाज़ उठाते, तारीफ़ काबिल है। लेकिन अफसोस के साथ हमारी कौम उनको बीजेपी की बी टीम कहती है। ये कौन सा इंसाफ है? जो शख्स आवाज़ उठा रहा है आपके लिए, हमारे लिए, जब कभी भी हमारी कम्युनिटी का कोई भी मुद्दा हो, उनकी आवाज़ कभी दबती नहीं है। बेबाक तरीके से वो अपनी आवाज़ को रखते हैं, बुलंदी के साथ वो अपनी आवाज़ को रखते हैं, उसके बाद भी आप उनके ऊपर लालछन लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक होने की ज़रूरत है। ये जो हम बटे हुए ना, तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आज हमने सोचा ना कि हमें अपनी क़यादत चाहिए, तो मुसलमान, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, आप या पार्लियामेंट हो, आपको अपना लीडर चुनकर देना चाहिए। जब आपने मुस्लिम की क़यादत की बात की तो सवाल ये भी बनता है कि आपने एनसीपी अजीत पवार की जगह MIM को क्यों नहीं चुना? बिकॉज हमको पता है कि नजीब भाई की कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनका विजन क्या है। आई हैव सीन नजीब भाई, और मुझे बहुत खुशी होती है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक बेबाक नजीब मुल्ला, एक बेबाक मुसलमान जब सीना चौड़ा करके हाउस में जब वो अपनी बात रखते हैं, तो बहुत मुझे प्राउड फील होता है। मुझे पता है उनके विजन्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। मैं जानती हूँ कितने अपने कामों के लेके डिटरमाइंड है, और मैं जानती हूँ कि वो किस तरीके से बदलाव शहर में ला सकते थे अगर वो चुन के आते थे, अगर सिर्फ आवाम ने उनको मौका दिया होता था कि समझने की हमको ज़रूरत है। राइट। देखो, आपको कैपेबिलिटी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ऑफकोर्स जो MIM के कैंडिडेट थे वो कैपेबल है, ऑफकोर्स होंगे, लेकिन नजीब भाई को मैंने बहुत नज़दीक से देखी हूँ। आई नो हिज कैपेबिलिटीज़ वेरी वेल। तो इस वक्त हमें सोचना है, और वो गवर्नमेंट यूनिट में रहकर हमारे शहर का क्या फ़ायदा हो सकता था, हमारी आवाम का क्या फ़ायदा हो सकता था, हमको ये सोचना था। लेकिन जिस तरह से आप नजीब भाई की बात कर रही हैं, चलिए हम नजीब भाई को फॉलो करते हैं। नजीब भाई फॉलो करते हैं अजीत पवार साहब को। अजीत पवार साहब ने अपनी पार्टी का अलायंस बनाया है बीजेपी के साथ, वो बीजेपी जो अलग अलग धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अजीत दादा पवार साहब ने बीजेपी को सपोर्ट दिया। Right. आज वो अलायंस में, क्या नागालैंड में पवार साहब ने 2023 में ना बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था? उनकी विचारधारा बीजेपी की सेम थी। जब आपने नागालैंड में सपोर्ट किया, क्या उस वक्त बीजेपी सेक्युलर थी टूवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी? नहीं, उनका सोच, उनकी विचारधारा वही थी, लेकिन आपने दिया ना सपोर्ट, बस यही बात है। तो यहाँ पर अजीत दादा पवार बहुत इजीली टारगेट हो रहे हैं, लेकिन जो अब जो अभी और जिन्होंने नागालैंड में सपोर्ट दिया वो क्या था? आपने दिया था ना, आप चेक करें, गूगल पे भी है, सिंपल। देखिए, मैं जिस किसी पार्टी में रहूँ, लेकिन जब बात मेरी मज़हब की आएगी तो मज़हब से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर गलत है तो मैं अपनी पार्टी में रहकर अपने भाई को, नजीब भाई को, अपने लीडर अजीत दादा को ये बोलने की कैपेबिलिटी रखती हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। और सबसे खुशी की बात ये, वाहिद अजीत दादा पवार साहब है जिन्होंने 10% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को टिकट दी MLA इलेक्शंस में। क्या बात? जिसमें नजीब भाई, सना मलिक, नवाब मलिक सर और ज़ीशान सिद्दीकी, ये तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं ना, UBT और NCP SP, उन्होंने कभी भी मुस्लिम लीडरशिप के बारे में ख्याल नहीं लाया, उन्होंने कभी मुस्लिम लीडरशिप पे सोच नहीं रखी। अजीत दादा पवार साहब की एक अपनी सोच है, भले वो अलायंस में हो, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए उनका एक अलग चेहरा, एक अलग उनका कंसेप्ट है। जैसे आपने कहा माइनॉरिटीज़ के लिए उनका एक अलग चेहरा है,
तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि अजीत दादा पवार को हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, आप कर रही हैं, लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो अजीत दादा पवार उसको सपोर्ट करते हैं बीजेपी की तरफ से। ओके, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पेश किया गया था तब कहाँ थे ना यूबीटी के एमपीज़, कहाँ थे एनसीपी एसपी के एमपीज़? बाल्या मामा थे, पवार साहब थे, कहाँ थे ये लोग? अमोल खोले, ये लोग कहाँ थे? कहाँ थे ये एमपीज़? यूबीटी के एमपीज़ कहाँ थे? एनसीपी एसपी के एमपीज़ कहाँ थे? क्यों उस वक्त बिल पेश हुआ था जब उनकी ज़रूरत थी तब वो एब्सेंट थे? आप हमारे हमदर्द हो ना, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हो ना। राइट। चलो अजीत दादा पवार ने खुल के सपोर्ट किया ना, तुमने तो पीठ पीछे छुरा भोंका, तो बेहतर कौन? अब बताए ना, अजीत दादा पवार साहब खिलाफ है, लेकिन इनकी तरह इनके एमपीज जब वक्त पड़ी तब एब्सेंट नहीं हो गए। फिर एक्सक्यूज़ क्या दिया? बीमार थे। सारे एमपीज एक ही दिन एक ही साथ बीमार पड़ गए। क्या जोक है? मतलब मुसलमान बेवकूफ़ है? लेकिन माइनॉरिटीज तो ये चाहेगी कि नहीं, अजीत दादा मुसलमान पवार बेवकूफ़ है। सपोर्ट करें। सारे एमपीज एक ही दिन एक ही साथ बीमार पड़ गए, ये एक्सक्यूज़ अच्छा है? जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो आप बीमार पड़ जाते हो। मुसलमानों का कोई खैर ख्वाह, कोई रहनुमा नहीं है, आप ये समझे। जी। हम और आप ही एक दूसरे के खैर ख्वाह रहनुमा है, तो हमें अपनी क़यादत के बारे में सोचना है। कम से कम ईमान का तकाजा रहेगा। कल एक ईमान वाले को दर्द होगा तो दूसरे ईमान वाले के सीने में दर्द तो उठेगा। ये बात को समझने की हमको ज़रूरत है। मुझे लोग कितना जोड़ते बीजेपी के साथ, आप जोड़ो, लेकिन मैं मुस्लिम क़यादत को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं हर हाल में करूँगी। और रिसेंटली हमने देखा कि सोलापुर में जिस तरह से अजीत दादा पवार ने एक आईपीएस ऑफिसर के साथ बिहेव किया कॉल पर, तो आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ है? पॉलिटिकल, देखिए, हो सकता है कि मीडिया ने उसको हाइप दिया और उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया, क्योंकि मीडिया का ये काम है जरी सी चिंगारी को बड़ा करना। लेकिन जिस तरह से हमने वीडियो में देखा है, वीडियो में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। तो आई इन टू द फील्ड, आई हैव सीन, जब लोगों को ट्रैप करना होता है या किसी की इमेज को ख़राब करना होता है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। हाँ, लेकिन इस तरीके का मिसयूज़ कोई भी पार्टी में हो तो मैं उसके खिलाफ हूँ ऑफ कोर्स, और उसके खिलाफ रहूँगी। और अभी पूरे मुल्क में जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर माहौल बना हुआ है, आपका क्या नज़रिया इस चीज़ को लेकर? आई लव मोहम्मद हम का बोर्ड लगाने में कोई गलत बात नहीं है। हम लगाएंगे अपने आखिरी दम तक, मरते दम तक लगाएंगे। देखिए, ये सारे पैतरे हैं, आप समझिए। इस पर आपकी जो पार्टी है, जो अजीत दादा पवार की पार्टी है, उनका क्या मतलब उनका क्या रिव्यू है इस पर? ऑफकोर्स, देखिए, मज़हब और पार्टी अपनी जगह है। जब बात हमारे नबी की आ गई तो वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। मैंने इंटरव्यू भी दी थी इस पर जी। मैंने अपनी बात भी रखी थी कि सबसे पहली बात तो शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि जब वो सार्वजनिक, जब वो मेरे ख्याल से नवरात्रि के लिए उन्होंने यूज़ किया था, जी। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो सार्वजनिक बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो आपके नवरात्रि के लिए, तो वो हम उसको ईद मिलाद के लिए यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। बस ये जो नफ़रत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं ना, इनको सोचने की ज़रूरत है कि जब कुंभ का मेला लगा था ना, तो उस वक्त मुसलमानों ने ही बढ़ चढ़ के साथ दिया था। क्या बात? जब कुंभ के मेले में आग लगी थी ना, तब मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोले, अपने घरों के दरवाजे खोले। तो हम उस कौम में से है जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते, हम नफ़रत फैलाने वाली कौम ही नहीं है। लेकिन तुम हमसे जितनी भी नफ़रत करो, हमने अपने नबी की हदीसों को सीखा है और वो हदीसें हमारे खून और हमारे रगों में, जब जब तुम हम पर वार करोगे, हमसे हमेशा मोहब्बत ही पाओगे। क्या बात है। अब हम सेशन को थोड़ा सा लाइट करते हैं जी। इतनी सारी भारी भरकम बातों के बाद आप बताइए कि पेस्ट्री और पॉलिटिक्स के अलावा नेहा नायक को क्या पसंद है हॉबीज़ में? मुझे तो देखो, संडे में प्रेफर करती हूँ बेकिंग करना। क्या बात है। बहुत सारी, मतलब ब्रेड्स, केक्स, whatever I love I bake, बिकॉज मुझे लगता है हफ्ते में एक दिन मिलता है जहाँ मैं अपनी हॉबीज़, अपनी एक्टिविटीज़, अपने पैशन के साथ पूरा इंडल्ज हो जाती हूँ। क्या बात है। तो जीशान भाई, संडे को हम इनके घर पे जाएंगे। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपका कोई आइडियल लीडर बताएं। आइडियल लीडर बहुत है,
असदुद्दीन ओवैसी साहब है, क्या बात है। राहुल गांधी है, अजीत दादा पवार है। कोई एक? सबसे ज़्यादा मेरे अगर कोई आइडल लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों? क्योंकि वो बैरिस्टर, ही इज़ अ बैरिस्टर, राइट। और जब वो बात करते ना, इतनी बेबाकी से वो बात रखते हैं, और मतलब उनका जो स्टाइल है, बिना डरे बिना घबराए, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने मिलता है। और कम से कम कौम के लिए कोई तो है जो अपनी आवाज़ उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर आप MIM में भी जा सकती हैं अगर मैं ऑफर फ्यूचर मिला में तो। कहाँ जाऊंगी मुझे नहीं पता, सिवाय मेरे अल्लाह के। आपको हमने देखा है कि रील्स में ज़्यादातर आप वायलेंट रहती हैं, तो इतना गुस्सा कहाँ से आता है? हर वक्त नहीं होती हूँ, कभी कभी होती हूँ। लोगों को ऐसे डर भी लगता होगा कि अरे नेहा मैम इतना गुस्से में है। नहीं, देखिए, जब छेड़ोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बिल्कुल सिर्फ भी। नाहक परेशान मत करो। और आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट जहाँ आप बहुत ज़्यादा टूट गई हो? हाँ, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, दैट वाज एन इमोशनल मोमेंट। आई बिल्कुल। मीन, वो मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते, क्योंकि मैंने कभी सोची नहीं थी कि मेरे वालिद साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे वालिद का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहेगा, और बहुत सारे ख्वाब थे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी शादी देखेंगे, मेरे बच्चे देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। लेकिन बहरहाल सब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की बिल्कुल मर्ज़ी है। बिल्कुल। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत टफ़ वक्त गुज़रा, जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे वो वक्त कट गया। आज हम सब अपने पैरों पे खड़े हैं। अल्लाह सब्र दे देता, और अल्लाह ही ज़रिया है, और अल्लाह ही करीम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी दी हुई चीज़ जब चाहे ऑफ कोर्स, वापस ले लेता है। आप ये बताएं कि अगर महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र की अगर आप CM हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगी आप? अगर मैं महाराष्ट्र की कभी भी CM बनूंगी तो सबसे पहला काम मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे ही करूँगी, क्योंकि रोज़गारी हमारे देश में इट्स लैकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एजुकेशन, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ से लोग दुबई जा रहे, कतर जा रहे, सऊदी जा रहे, इसीलिए जा रहे क्योंकि जो मतलब एक अच्छा हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदा भी जो सैलरी एक्सपेक्ट करना चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो आपने। उतना अच्छा उसको वो दिरहम्स में दुबई में कमा रहा है। तो आई थिंक आई विल वर्क ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज पेट है तो सब है। तो सब है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हज़ारों लाखों युवा यूथ ऐसे हैं जो अभी भी अपना CV लेकर भटक रहे हैं रोज़गार की तलाश एक्चुअली, में। और कई लोग कैंप लगा के उनको बहला रहे हैं बहला हाँ, रहे बहला हैं, रहे हैं। और क्या कहते हैं वो, हम क्या कहते हैं वो, ऑफर लेटर, ऑफर राइट, लेटर। ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर दे देते, आपको जॉब मिल जाएगी। बेचारा जाए तो मुझे अगले दिन मिले, अरे मैं गया था, ऐसा हो गया वैसा। खैर, नेहा मैम, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो ऑडियंस क्वेश्चन है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं Okay. आवाम से। तो पहला क्वेश्चन है कि नेहा नायक अपनी मदर का वोट बैंक यूज़ करेंगी खुद को जीतने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, मेरी लेगेसी ऑफ कोर्स यूज़ करूँगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज अगर मैं इंशाल्लाह कल मैं नगर सेविका बनूँगी तो मेरी वालिदा का मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं उनके किए हुए काम, उनका नाम, उनका टैग मेरे साथ है और रहेगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट। और दूसरा क्वेश्चन है कि बीजेपी गवर्नमेंट से 2022 में आपने हिजाब के प्रोटेस्ट के लिए सवाल किया था। बीजेपी गवर्नमेंट से कहा था कि ज्योति फुले भी अपने सर पर दुपट्टा रखती हैं, फातिमा एंड आयशा भी रखती हैं। आज आप ऐसी पार्टी में हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, क्यों? तो क्या मैंने अपना हिजाब उतार दी? ऑफ कोर्स नॉट। मैं पहली बात तो मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं एनसीपी एपी में हूँ। एनसीपी मैं एपी उसी सपोर्ट घड़ी में करती है हूँ। बीजेपी हाँ, को। लेकिन द पॉइंट इज, मैं आज भी हिजाब में हूँ, मैं आपके सामने हिजाब में बैठी हूँ, बिल्कुल। मेरी जुल्फ़ें खुली नहीं है। मैं अजीत दादा पवार साहब से भी इसी मिजाज में मिलती हूँ और इसी पहरावे में मिलती हूँ। तो बीन विद MBA, सॉरी NDA डज नॉट मीन कि मैं हिजाब पहनना, पहन नहीं रही हूँ या हिजाब मुझे अलाउड नहीं है। अगर मुझे कोई रोक भी लगाएगा तो मैं हिजाब पहनूंगी, मेरा बुनियादी हक है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं पहनूंगी, मुझे पहनना है, मैं पहनूंगी। कोई नोबडी कैन, मेरा सबसे पहले मुझे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे ये राइट्स देता है कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या ओढ़ूं, मुझे मेरा संविधान ये हक देता है।
और मुझे एक्चुअली पता चला मेरे एक फ्रेंड को कि नेहा नायक आ रही हैं, तो उसने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है Okay. कि नजीब मुल्ला निधि पास करते हैं तो अवार्ड साहब का नाम क्यों आता है उसमें, आवाम को कैसे मालूम पड़ेगा किसकी निधि से पास हुआ है काम, और बोला जाता है कि नजीब भाई की निधि के फाइल में से हाफ पैसा खाया जाता है। पैसा ऐसे खाया नहीं जाता, जी। आप समझे। महापालिका तरीके से इट फंक्शन इन अ वे, राइट, देयर इज अ वे इट फंक्शन। कोई बजट आ गया, वो मेरे घर पे लग रहा है, मेरे घर के पर्सनल काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं पहले है। तो थोड़ा सा आप मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताएं कि निधि क्या होती है एक्चुअली। निधि इज अ फंड, Right. इट्स अ बजट। राइट। और जाहिर सी बात है, मुमरा शहर में अब जितने भी काम हो रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उनकी दिए हुए बजट से हो रहे हैं। राइट। नजीब भाई ने मुमरा कलवा के लिए, अपने उनके प्रभाग थाना के लिए, वो अजीत दादा पवार साहब से बजट ला रहे हैं। राइट। और जितने भी उनके नगर सेवक हैं, सभी नगर सेवक अपने अपने प्रभाग में जो भी क्रूशियल काम है वो निधि के जरिए से वो काम कर रहे हैं। ओके। पहली बात। राइट। अब नानी के माल पे दादी का फातिया, खैर एनसीपी एसपी की फितरत है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। राइट। जब उनको बीजेपी के नाम से वो दिन रात सुबह शाम इतनी बात करते और लोगों को गुमराह करते, लेकिन उनकी ही लाई हुई बजट पर वो अपना टैग लगाने को नहीं झिझकते। राइट। 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 तब उनको शर्म नहीं आती, तब उनका लिहाज, तब उनकी शर्म हया पता नहीं कहाँ जाती। खैर, मेरे प्रभाग में जब भी मैं काम करती हूँ, मैं नजीब भाई का बोर्ड लगाती हूँ, बैनर लगाती हूँ। जब मैं ओपनिंग करती हूँ तो लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि ये अजीत दादा पवार साहब और नजीब भाई की दीवी निधि से ये काम हो रहा है। राइट। तो मेरे प्रभाग में लोग इस काम से अवेयर है। इस पर विवाद भी हुआ था, आप बेहतर जानते हो, जी। क्योंकि ये लोगों का काम है कि काम किसी और का, नाम किसी और का। राइट। लेकिन ये आवाम है, ये खैर सब जानती है। तो बजट हम ला रहे हैं, काम हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब तुम उस पर अपने कितने भी टैग लगा दो, लेकिन आवाम को पता है कि इस वक्त सरकार में कौन है और गवर्नमेंट से बजट कौन ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड है हमारा रैपिड फायर का। ओके। पहला है क्वेश्चन है, फेवरेट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया। अभी पूछा था ना आप। असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। नेक्स्ट है अजीत दादा पवार, राहुल गांधी। टी और कॉफी। टी इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। फेवरेट प्लेस इन मुमरा। अमृत नगर, मेरा पुराना घर। क्या बात है। वन वर्ड फॉर योर मदर। माई मदर इज माई स्ट्रेंथ। क्या बात है। वन लाइन मैनिफेस्टो फॉर यूथ। वन लाइन मैनिफेस्टो फॉर यूथ। मैनिफेस्टो फॉर यूथ। youth. I'll educate my youth as much as I can. क्या बात है। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग। बहुत, दोनों भी। दोनों। सोशल वर्क या पॉलिटिक्स। I'm a social worker. तो आप Comes politics. बन जाऊंगी इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर। So घूम फिर के it's one and the same. नजीब मुल्ला इन वन वर्ड। Dynamic. नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। My biggest strength. I trust in Allah. क्या बात है। महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे। महात्मा गांधी। फिर मैं वही आने वाला था कि अजीत दादा पवार सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, बीजेपी सपोर्ट करती नथुराम गोडसे। क्लोजिंग क्वेश्चन है, आखिरी दो सवाल के। जितेंद्र अवार्ड अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी, जो अपोजिशन है वो शहर को डेवलप करने का काम कर रही है। राइट। अगर अपोजिशन शाना भाई शाना आपके साथ विकास कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको सभी को लेकर शहर का भला करने का सोचना चाहिए। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री है, तो एक जगह के नहीं है, पूरे देश के, बिल्कुल पूरे इंडिया के है। बिल्कुल। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान के है ना। बिल्कुल है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब अपोजिशन होता है ना तो शहर में काम होता है। सो यू शुड ऑलवेज स्टैंड विद अपोजिशन एंड मेक श्योर कि शहर में काम हो, क्योंकि आपका मोटिव भी सिंपल है ना। राइट। आवाम का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड नॉट स्टॉप इफ समबडी इज़ वर्किंग। इन फैक्ट यू शुड सपोर्ट एंड यू शुड हेल्प। दिस इज़ व्हाट आई विल से। और आखिरी सवाल कि अगर मुमरा की आवाम आपको इतना प्यार करती है, चाहती है, तो आप मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही मैसेज दूंगी,
जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के लिए इसी तरह काम करती रहूँगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं चुनकर आऊँगी तो बेहतर से बेहतर मेरे माइंड में अपने लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स और कंसेप्ट से जो मैं इंशाल्लाह उस पर मैं खड़ी उतरूँगी, और लोगों की बातों से गुमराह ना हो, क्योंकि अपनी क़यादत को हमें खुद चुनना है और अपनी और हमारी और आपकी आवाज़ बनाकर भेजना होगा, क्योंकि हमारी क़यादत ख़त्म होती जा रही है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला आपके बीच में हमेशा बनी रहूँगी। जब कभी भी मेरे लायक कोई ज़रूरत हो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मेरी ऑफ़िस में हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा दुआ मैम, में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर Thank you. हमारे पास आई, और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी अगर कभी हमें ऐसा लगेगा आप हमारे आवाज़ पर लबैक कहेंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो Thank you. दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने अपोजिशन को आवाज़ लगाई और वो हमारी आवाज़ पर खड़ी उतरी। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके सवाल को यहाँ पर रखते रहेंगे। तो आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया से जुड़े रहें, आप वहाँ सवाल भेज दें। हम आपके सवाल को अपने पॉडकास्ट के ज़रिए आने वाले तमाम पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह आप हसन स्टूडियो को देखते रहें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू सो मच।